रुक करते हैं खबरों का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यमुनानगर के जगाधरी की अनाज मंडी में किसान धन्यवाद और विजय दिवस महापंचायत में पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय नेता युद्धवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी शामिल रहे। बाकी जिला इकाई की ओर से जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में राकेश टिकैत को पगड़ी पहनाई गई। साथ ही साथ युद्धवीर सिंह और रतन मान को भी शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। विजय दिवस पर महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यमुनानगर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने रोहतक प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा करते हुए कहा, प्रदेश में युवा वर्ग नशे की जबरदस्त पकड़ के में झगड़ते जा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर नशे के कारोबारी उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में अपने हलके में नशा नहीं पनपने देंगे और किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो विधायक कुलदीप वत्स ने बड़ा खुलासा किया है। झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने रोहतक प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया। प्रदेश में युवा वर्ग नशे की जबरदस्त पकड़ में जकड़ते जा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर नशे के जो कारोबारी हैं उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, लेकिन वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं है और युवाओं को नशे की लत नहीं लगने देंगे, ऐसा विधायक कुलदीप वत्स का कहना है। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी के मद्देनजर आपको बताते चले ओमिक्रॉन ने भी चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चले 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर मॉल में जश्न नहीं मनाया जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना था। तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। तो वहीं नाइट कर्फ्यू का भी लोगों ने पूरी तरीके से पालन किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। मॉल, रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे क्योंकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बढ़ रहा था। तो प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं, मॉल में कोई भी व्यक्ति जश्न मनाते नजर नहीं आया क्योंकि नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से यहां पर पालन करवाया गया था। लोगों ने घरों में ही जश्न मनाया है। सर, आज 31 दिसंबर है, इस साल की आखिरी रात। लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज कोविड पेंडेमिक के चलते हुए ये असर देखा जा रहा है होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी। ग्लोबल पेंडेमिक का जितना असर होटल इंडस्ट्री पे हुआ है उतना और किसी इंडस्ट्री पे नहीं हुआ। लगातार 2-3 साल से ये इंडस्ट्री ह्यूज लॉस में जा रही है। और आज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को जो गाइडलाइन दी है कि आप 11 बजे तक इसको रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्लोज करना है, तो हम स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को ये गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा गाइडलाइन उसको फॉलो करेंगे। 1 जनवरी यानी आज से सरकारी और निजी कार्यालय में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को एक और झटका लगा है। अब शहर के निजी और सरकारी कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगाकर साफ साफ चेतावनी दे दी गई है। वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वाले लोग कार्यालय में ना घुसे।
तो आपको बताते चले, लघु सचिवालय बस स्टैंड के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाए गए कि अगर किसी भी व्यक्ति ने दोनों डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो कार्यालय के अंदर एंट्री ना करें। नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि नववर्ष उनके लिए बहुत ही सुखद रहे। गाइडलाइंस के बारे में जैसे आपको पता है कि रात्रि कर्फ्यू जारी है, 11 से 5 सरकार ने कर्फ्यू जारी कर रखा है, तो वो हम तत्परता से उसको हम नियम अनुसार उसको पालन करना है। सभी लोगों से यही मेरी आशा है कि वो नववर्ष अपने परिवार के साथ घर में मनाएं और कोविड गाइडलाइंस को पालन करते हुए मनाएं और सुरक्षित रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें और घर में रह के शांतिपूर्ण तरीके से अपना नववर्ष मनाएं। धन्यवाद। पुलिस की तरफ से हमने नाके लगाए हैं। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं और जो रात्रि कर्फ्यू है प्रॉपर तरीके से वो नियंत्रण रहे। इसके भी आपने एसपी साहब के निर्देश देखे होंगे, हर जगह नाके लगाए जाएंगे, गहन पुलिसिंग की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, कानून व्यवस्था को खराब नहीं करने देंगे, बीमारी नहीं फैलाने देंगे, हुड़दंग नहीं करने देंगे और शराब इत्यादि पी के जो एक्सीडेंट्स वगैरह लोग करते हैं वो भी नहीं होने देंगे। अभी नाइट कर्फ्यू भी चालू है, आपको मालूम है 11 बजे से सुबह तक रहता है। नए साल का जश्न उसके बाद ही मनाते हैं लोग, 12-1 बजे तक चलता है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है नए साल का जश्न मनाने की पब्लिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे। लोग मेहरबानी करके घरों में रहें और इस फंक्शन को एक पारिवारिक फंक्शन की तरह मनाएं, हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, परिजनों के साथ रहें। चरखी दादरी के बादड़ा के विश्राम गृह में शिक्षा प्रेरक संघ हरियाणा ने मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने बीडीपीओ के जरिए, आपको बताते चले, सीएम को ज्ञापन भेजकर कौशल रोजगार निगम में रखने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष मास्टर विनोद मांडवी ने कहा कि सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारी रखने का फैसला लिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र वालों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कार्यप्रणाली में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगस्त 2012 से जून 2017 तक अनुबंधन आधार पर पूर्ण शिक्षा और स्वच्छता अभियान में 5100 प्रेरकों ने कार्य किया है। सभी शिक्षित और अनुभवी लोग इसमें शामिल हैं। आज का कार्यक्रम ये था कि जिस प्रकार से सबको पता है, हमने वीडियो से मिले हैं, पहले भी हमने प्रेस माध्यम से जानकारी दे दी थी कि यहाँ हरियाणा में 5100 प्रौढ़ शिक्षा में प्रेरक काम करते थे और अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम बनाया है, जिसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे ही काम कर सकते हैं। तो हम तो पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी पहल शुरुआत की है। साथ ही साथ हम उनसे ये मांग करते हैं कि हमारे 5100 साथियों को इसमें समायोजित किया जाए। एक्सपीरियंस के लिए आया था, एक्सपीरियंस पोर्टल पे जरूरी है। प्रेरक एकता। तो विश्राम गृह पर मीटिंग का आयोजन किया गया। शिक्षा प्रेरक संघ की ये मीटिंग आयोजित की गई। नलवा के गांव में जलघर की सफाई की व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीण इस समस्या को बार बार उच्च अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को सूचना देते हैं, कोई भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंदा पानी पीने को यहां पर ग्रामीण मजबूर है। अधिकारियों को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार बीमारियां फैलती जा रही हैं। रेवाड़ी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के गुर्गे को काबू किया है, जिसका काम स्नैचिंग की हुई सोने की चैन को गलाई करा करके सोना बेचने का काम किया जाता है। इसके साथ ही सोने की गलाई
करने पर टेस्टिंग लैब के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद अब पुलिस उस दंपति की तलाश में है जिसका काम स्नैचिंग करके सोना मुहैया करवाना होता है। रेवाड़ी शहर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल हमारे बड़ा हाउस पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि भाई एक आरोपी सोनू है, सोनू स्नोफ सतीश, ये नंदापुर बास है दावड़ा थाने में। ये चोरी की जो चेन है, सोने की चेन चोरी की हुई है, इनको बेचने के लिए यहाँ पेठा बाज़ार में रेवाड़ी आने की सूचना थी। और एक यहाँ का जो सोना गड़ाता है नितिन सनोफरुण, बॉम्बे वाले के नाम से जानते हैं इसको, तो इसने यह दुकान की हुई है। तो इसके पास आकर वो चेन, चोरी की जो चेन थी वो दे दी। वो देने के बाद में उसको गड़ा दिया। गड़ाने के बाद समथिंग वो 51 ग्राम के आसपास वो सोना। हरियाणा बीजेपी के 129 सदस्यों का दल अंडमान निकोबार पहुंचा और जहां पर आपको बताते चले 78 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था, उसी जगह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी तिरंगा फहराया। इस मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस को कोसते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन जैसे हजारों बलिदानियों के साथ धोखा किया है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। आपको बताते चले धोखे को मानसिकता वाली कांग्रेस ने जिस स्थान पर नेताजी ने झंडा फहराया था उस पर प्रतिबंध लगाते हुए डिसैरोमिलियम घोषित कर दिया था। तो ओपी धनखड़ ने तिरंगा फहराया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमें गर्व है कि आज हमने एक ऐतिहासिक पल को फिर से जिया है। 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुखिया के नाते, राष्ट्राध्यक्ष के नाते आज़ाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान क्लब के सामने तिरंगा फहराया था। आज हरियाणा के 130 साथियों ने साथ आकर उस फ्लैग के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, आज़ाद हिंद फौज का गीत और सुभाष के स्वागत के गीत और वंदे मातरम गाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में होने वाली परीक्षा पर चर्चा हुई। वहीं 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए बताया गया कि बोर्ड के परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित की जाएंगी जिसमें पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से ही आएगा। बड़ा ही सरकार का और बोर्ड का सराहनीय प्रयास है कि दोबारा से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं लेगा, क्योंकि पीछे कुछ समय से कई सालों से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो रिजल्ट बच्चों के अंदर थोड़ा सा माहौल होता था कि भाई बोर्ड की परीक्षा होगी तो बच्चे मन लगा के पढ़ते थे। अब थोड़ा सा उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये जो बोर्ड ने प्रयास किया है 8वीं कक्षा में बोर्ड शुरू करने का, वो काफी सराहनीय प्रयास है और इसके आगे जाके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। पेपर ले पाएगा सर? अभी तक लगभग 7,492 स्कूलों ने हमारे पर रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 459 सीबीएसई के स्कूल हैं, 9 आईसीएसई के स्कूल हैं और आरोही मॉडल के 66 स्कूल हैं जिन्होंने हमारे बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा स्टेट में उपस्थित जो भी सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड से उपस्थित विद्यार्थी 8वीं में पढ़ते हैं उन सबकी बोर्ड की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब तो 1 महीने से काफी सफाई हो रही है, ऐसी ही चलती रहे तो ज्यादा बढ़िया। क्या आप लोगों का भी कोई सहयोग है? जनता भी इसमें सहयोग कर रही है? आप भी मोटिवेट कर रही है? हम भी सहयोग कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना यही है कि सफाई पे ध्यान दें, कूड़ा जमा ना होने दें। कैथल के गांव शेरगढ़ में सरकारी स्कूल का बिजली विभाग ने कनेक्शन इसलिए काट दिया है, आपको बताते चले क्योंकि स्कूल ने बिजली का बिल
नहीं जमा किया था, इसलिए कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं आपको बताते चले विभाग वाले बिजली का मीटर भी उतार कर ले गए हैं। स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली के बिल भरने के लिए बजट की मांग की जा रही है, लेकिन बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से कनेक्शन काट दिए गए। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने स्कूल का कनेक्शन ही काट दिया और मीटर साथ ले गए। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को लिख चुके हैं कि बिजली का बिल कई महीनों से रुका हुआ है, लेकिन विभाग ने कोई भी बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजली का जो बिल है वो 80,000 तक पहुंच गया। बिजली कनेक्शन कट जाने से स्कूल में बच्चों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परसों स्कूल टाइम के बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं बगैर कोई इंटीमेशन के और यहाँ से मीटर ले गए हैं, कनेक्शन स्कूल का काट दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई आपका बिल जो है ड्यू था, इसलिए हमने लाइनमैन लाभ सिंह को फ़ोन किया। वो कह रहा है कि आपका जो बकाया ड्यू था इसकी वजह से आपका मीटर हम लेके गए हैं और यहाँ बच्चों को पानी पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो शाम के लोगों के लिए नए साल पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई खुशखबरी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिलों को ईवीएम मशीन से बनाने का फैसला ले लिया है। इसके तहत विद्युत निगम का कर्मचारी उपभोक्ता के विद्युत मीटर से रीडिंग लेकर के उसके सामने ही मशीन में दर्ज करेगा और उसी समय उपभोक्ता को बिल दे दिया जाएगा। ये नियम नए साल पर लागू कर दिए जाएंगे। तोशाम नंबर 1 सब डिवीजन के अंदर पहले जो बिल बनते थे वो हार्डवोन से बनते थे। अब हमारा जो जितना भी सिस्टम है बिलिंग का, वो सारा सिस्टम माइग्रेट होके RAPDRP सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिसके तहत सारे बिल कंप्यूटराइज होंगे और कर्मचारी मौके पे जाकर वहीं बिल जनरेट करके देंगे। तो उपभोक्ताओं को किस प्रकार का फायदा होगा सर इससे? उपभोक्ताओं को एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो रीडिंग ना लेने की समस्या थी, एक तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी को वहां जाके रीडिंग लेनी पड़ेगी और डाउनलोड करके। कुरुक्षेत्र में नववर्ष की पूर्व संध्या पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने आरती का आयोजन किया। आपको बताते चले कुरुक्षेत्र में नववर्ष की पूर्व संध्या पर उपायुक्त मुकुल कुमार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुभव मेहता ने सरोवर की आरती की। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा की ओर से आयोजित इस तीर्थ आरती में उपायुक्त मुकुल कुमार ने कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की और जिला वासियों के लिए नववर्ष मंगलमय रहने की कामना करी। आरती स्थल पर पहुंचने पर उपायुक्त मुकुल कुमार का वेद पाठी ब्रह्मचारियों ने आचार्य नरेश के नेतृत्व में शंखनाद और वेद मंत्रोच्चारण के साथ अभिवादन किया। पहले दोनों अधिकारियों ने तीर्थ की पूजा की, इसके बाद तीर्थ की आरती की। सभा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त और KDB CEO का पटका डाल करके स्वागत किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।